आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट के बारे में, जिसने स्पष्ट शब्दों में भारत के धीमे प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के जो रवैये हैं इनको लताड़ा है और कैसे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या अब तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में किसी प्रकार का खतरा है, क्या एमआरएफए को स्क्रैप किया जा सकता है और क्या अब भारत से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाएगा। इस विषय पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जब से तेजस मार्क 2 के डिले की खबरें सामने आई है, डिफेंस के गलियारे में एक बड़ी हलचल देखी गई है। कुछ लोग इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बुराई करते नजर आए हैं, कुछ लोग इसमें अमेरिका को जिम्मेदार बता रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो लेट फंड इशू किए गए हैं इसको यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट की बात माने तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा डिले हुआ है इसको लेकर के एक विशेष चिंता व्यक्त करी गई है। जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, इसने संसद में ये कहा है कि जो धीमा रवैया रहा है अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरी संगत संस्थाओं के द्वारा, खासकर तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में और मार्क 2 प्रोग्राम में, ये भारतीय वायुसेना की जो आने वाली स्क्वाड्रन की क्षमता है इसको निसंदेह काफी ज्यादा प्रभावित करेगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना काफी क्रिटिकल फेज से गुजर रही है, जहां पर 30 से 31 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल है और आने वाले निकट भविष्य में जब MiG-21 पूरी तरीके से सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो ये जो स्क्वाड्रन नंबर्स हैं ये और भी गिरेंगे और ये सिर्फ 28 से 29 तक होने का इनका अनुमान लगाया जा रहा है। और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अगर आप एमआरएफए प्रोग्राम को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर एमआरएफए प्रोग्राम में जो दिक्कतें हैं ये रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो आप इस प्रोग्राम में और टाइम वेस्ट मत करिए और फर्दर डिलेस का इंतजार मत करिए। इस प्रोग्राम को खत्म करिए और आप स्टेट ऑफ द आर्ट जो रेडी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनके तरफ नजर डालिए, ताकि भारतीय वायुसेना की जो घटती स्क्वाड्रन की क्षमता है इस पे कंट्रोल किया जा सके और उनकी ताकत को बढ़ाया भी जा सके। यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हमने ऑलरेडी कावेरी इंजन और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस प्रकार के डिलेज को देखा है, सेटबैक्स को देखा है, और ऐसा सेटबैक और डिले हम आने वाले भविष्य के प्रोजेक्ट में देखना नहीं चाहते। इसलिए अगर आप एमआरएफए को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, एमआरएफए की दिक्कतों को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप एमआरएफए को स्क्रैप करके जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके तरफ ध्यान दीजिए, जो कि आने वाली भविष्य की टेक्नोलॉजी है और इस समय दुनिया के तमाम देश उनको बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ जहां पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की जो रिपोर्ट है ये काफी ज्यादा सेंसिबल है, लेकिन अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि मान लीजिए अगर इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए तैयार हो भी जाती है, तो कौन सा देश है जो भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करेगा और कितनी जल्दी हमें ये एयरक्राफ्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी सिर्फ 3 मेन नाम है जो यहाँ पर कंसीडर किए जा सकते हैं। पहला होगा F-35 लाइटनिंग 2, दूसरा होगा Su-75 चेकमेट और तीसरा होगा Su-57 फैलन। अब अगर हम F-35 लाइटनिंग 2 की बात करें तो एरो इंडिया 2023 में जब इसका आगमन हुआ था तो इस समय इस एयरक्राफ्ट को लेकर के बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो सामने आई थी, बहुत सारे र्यूमर्स सामने आए थे। कुछ र्यूमर तो यहाँ तक दावा कर रहे थे कि अमेरिका इन एयरक्राफ्ट को भारत में लाया ही इसीलिए था ताकि वो इनके जो ये F-35 जेट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन बाद में इस पूरे के पूरे र्यूमर को खारिज कर दिया गया वायुसेना के द्वारा, जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कहा कि इस समय भारतीय वायुसेना एमका को लेकर के प्रतिबद्ध है और एमका के आने तक कोई भी विदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि उसके बाद में अमेरिका से बहुत सारी अपडेट सामने आई, जब अमेरिकी कांग्रेसमैन ने संसद में F-35 की सेल जो कि इंडिया के लिए थी उसका समर्थन किया। लेकिन अभी भी ये सारी चीजें भारत को आधिकारिक तौर पर ऑफर नहीं करी गई हैं, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि भारत अगर चाहे तो उसको F-35 मिल जाएगा। हाँ, 2 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिनको बनाने वाला देश इस समय बहुत ज्यादा प्रयासरत है कि भारत के साथ पार्टनरशिप के अंतर्गत इनको बनाया जाए, वो है रशिया। रूस के द्वारा जो Su-57 फैलन है इसको लेकर के अलग अलग जो ऑफर है भारत को दिए गए हैं। सबसे पहला ऑफर जो Su-57 फैलन को लेकर के है वो है जॉइंट प्रोडक्शन का, जहां पर रूस ने ये कहा है कि अगर भारत हामी भरता है तो Su-57 का जो निर्माण है वो भारत के साथ करने के लिए तैयार है।
भारत को हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा और भारत की जरूरत के हिसाब से इन एयरक्राफ्ट में वो कस्टमाइजेशन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन हाल ही में आपको याद होगा दुबई एयर शो में Su-57 फैलन को लेकर के और एडिशनल अपडेट सामने आई थी, जहां पर एक पूरी तरीके से डिफरेंट अप्रोच थी जो रूस के द्वारा अपनाई गई है, जहां पर यह कहा गया रूस के द्वारा कि किसी एक देश के ऊपर इस एयरक्राफ्ट के निर्माण का बर्डन ना पड़े, प्राइस इशू ना पड़े, इसलिए वो ट्राइलैटरल को प्रोडक्शन या को डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है इसको इनिशिएट कर रहे हैं, जहां पर यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत को इनवाइट किया जाएगा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। और ये जो दोनों देश हैं ये रूस के साथ मिल करके Su-57 फैलन का निर्माण करेंगे और इनको इस्तेमाल भी करेंगे। इसके अपने बेनिफिट भी हैं। अगर हम ट्राइलैटरल अप्रोच को गौर से देखें तो किसी एक देश के ऊपर इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है वो नहीं पड़ेगी, बल्कि बराबर हिस्सों में पार्टनरशिप होगी और सबको उनकी जिम्मेदारी मिलेगी। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जितने भी देश इस प्रोग्राम का हिस्सा हो गए उन सबको Su-57 की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। तो ये तो बात थी Su-57 फैलन की। तीसरा एयरक्राफ्ट जो इस लिस्ट में है वो है Su-75 चेकमेट, जिसको मार्क्स एयर शो में पहली बार दिखाया गया था। उसके बाद दुबई एयर शो का भी ये हिस्सा बना था। अगर हम Su-75 की बात करें तो इसके डिज़ाइन में रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं और रूस का ये दावा है कि ये अपने कैटेगरी का सबसे सस्ता सिंगल इंजन का स्टेल्थ फाइटर होने वाला है। और रूस इस एयरक्राफ्ट को उन देशों को ध्यान में रख करके बना रहा है जो महंगे अमेरिकी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि रूस का ये दावा है कि Su-75 चेकमेट की जो कॉस्ट आएगी, यूनिट कॉस्ट, वो आज के मौजूदा एडवांस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से भी कम आने वाली है, जो कि इसको ऑपरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता बना देगा। हालांकि इस समय इस प्रोग्राम पे काम चल रहा है, अभी ये डिज़ाइन फेज पे है। बहुत जल्दी ये माना जा रहा है कि 2025 से 26 तक इसके जो प्रोटोटाइप है वो बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद उनको टेस्टिंग से गुजारा जाएगा और एक अनुमान है कि 2028 से 29 तक ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में उतरेगा। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि Su-75 के चांसेस तो इंडियन एयरफोर्स में आने के लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अभी बन के तैयार नहीं हुआ और इंडियन एयरफोर्स रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन है भारतीय वायुसेना के पास अगर वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाना चाहते हैं। पहला होगा Su-57 फैलन और दूसरा होगा F-35 लाइटनिंग II। यहाँ पर Su-57 के चांसेस F-35 से कहीं ज़्यादा है। उसके पीछे का कारण ये है कि भारतीय वायुसेना पहले भी FGFA प्रोग्राम में रूस के साथ इस एयरक्राफ्ट को बनाने में काम कर चुकी है, जहाँ पर भारतीय वायुसेना को इस एयरक्राफ्ट से जुड़े सभी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में सब कुछ पता है। तो ऐसे में जो पूर्व हमारे वायुसेना के अधिकारी हैं और एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि अगर भारतीय वायुसेना के सामने कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि उन्हें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना ही पड़ा MRFA की जगह, तो इस समय Su-57 से अच्छा ऑप्शन भारत के सामने कुछ नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि अमेरिका का दबाव और अमेरिका के सैंक्शन की तलवार भारत के ऊपर लटकती रहेगी, जिससे टैकल करना भारत के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।